बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, जब पनामा लीक्स आया था तो नवाज शरीफ साहब उसमें नाअहल हुए थे, तो वहाँ पर जो है वो एक JIT बनाई गई थी। उस JIT के अंदर जो है वो वॉल्यूम 10 का आज तक पाकिस्तानियों को इंतज़ार है कि उस वॉल्यूम 10 के अंदर आखिर ऐसा क्या था। तो आज जो है वो इसके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है, और ये जो इंकशाफ है इस हवाले से अहम है क्योंकि उस पनामा केस के बेंच के अंदर शामिल एक जज जो हैं उनकी जानब से ये इंकशाफ किया गया है। जस्टिस एजाज़ अफजल ख़ान जो कि उस बेंच का हिस्सा थे और सुप्रीम कोर्ट से बाद में वो रिटायर हो गए, आज उन्होंने जो है वो ARY न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और पहली मरतबा उन्होंने ये बता दिया है कि वॉल्यूम 10 में क्या था। आज तक पाकिस्तानियों का अंदाज़ा ही था कि वॉल्यूम 10 के अंदर जो है वो शरीफ ख़ानदान के हवाले से अहम मालूमात है और इन लोगों के हवाले से कि बहुत सारे ममालिक के अंदर इनके असासे हैं और किन किन के साथ ताल्लुकात हैं। और जस्टिस एजाज़ अफजल ख़ान ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि वॉल्यूम 10 के अंदर शरीफ ख़ानदान के मुख्तलिफ़ ममालिक में माली मामलात के सबूत हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा, जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इसमें रियासत मुखालिफ कोई बात नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इसमें रियासत मुखालिफ कोई चीज़ नहीं है तो फिर वॉल्यूम 10 को आज तक पब्लिक क्यों नहीं किया गया। देखिए ना, अगर नवाज शरीफ के दूसरे ममालिक में कारोबार हैं तो इससे जो है मुल्क को क्या ख़तरा हो सकता है, या इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है। वो तो हम सबको पता है कि नवाज शरीफ के बरतानिया में और उसके अलावा UAE में, सऊदी अरेबिया में या दीगर मुल्कों में कारोबार हैं, लेकिन ये बात तब डिसाइड होगी कि रियासत मुखालिफ वो चीज़ है या नहीं जब वो चीज़ पब्लिक होगी। लोग देखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, लोग फ़ैसला करेंगे कि ये चीज़ जो है वो रियासत मुखालिफ है या नहीं। और वॉल्यूम 10 के अंदर जो सारी मालूमात है वो भी उसी तरीके की है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो कि बाकी वॉल्यूम्स के अंदर थी, यानी कि वो चीज़ ईज़िली पब्लिक की जा सकती है। यानी कि मैं आपको इस वजह से बात बता रहा हूँ क्योंकि साइफ़र के मामले के ऊपर वो कह रहे थे कि जो साइफ़र आते हैं वो कोड वर्डिंग में होते हैं और उससे इंफॉर्मेशन लीक होने का ख़तरा होता है, तो इस वजह से हम जो है उसको डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि इसमें कोई कोडिंग नहीं है, इसमें सिंपल अल्फाज में वो सारी मालूमात लिखी हुई है। तो लोगों के लिए और पाकिस्तानियों की आसानी के लिए कि जो इतने सालों से लोग जो है वो इस परेशानी में है कि उस वॉल्यूम के अंदर क्या है वो चीज़ सामने आनी चाहिए। जहाँ तक जो है वो पता चल सका है शरीफ ख़ानदान के भारत के अंदर ख़ास तौर पर किसके साथ ताल्लुकात हैं और कितने कारोबार हैं, ये चीज़ वॉल्यूम 10 में मौजूद है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज साहब हैं, इन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर जो है वो ये बात भी कही कि व्हाट्सएप के ज़रिए JIT अरकान के इंतखाब से मुतल्लक जो है वो ख़्वाह इस बात को उछाला गया। यानी कि उस दौर में ये बड़ी बात चली थी कि व्हाट्सएप के ज़रिए से अहकामात आए और JIT जो थी वो सेलेक्ट कर ली गई उनके मेंबर्स को। लेकिन एक अहम चीज़ इसमें यह है कि 5 रुकनी जो पनामा केस का बेंच बना था उसके अंदर जो जजेस थे उन्होंने जब पहले फ़ैसला दिया था तो वो 3-2 से जो है वो नवाज शरीफ के एक किस्म का हक़ में आया था और नून लीग ने हमेशा की तरह मिठाई खा ली थी। लेकिन उस वक्त इनको समझाया गया कि आप जो है वो मिठाई अभी ना खाएं, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये खबर आ रही थी कि 3-2 से नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आ गया है। उस वक्त जो है वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये जो है मज़ीद इस चीज़ में फंस चुके हैं। जैसे ही इनके वकला ने या लोगों ने बाद में फ़ैसला पढ़ा तो उसमें ये था कि जो 2 जजेस थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद, उन्होंने समाअत के शुरू में ही कह दिया था कि नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो असासे हैं वो उनके ज़राया बताने में नाकाम रहे हैं और जो कुछ उन्होंने समाअत के दौरान पेश किया है वो गलत है। तो इस तरीके से उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया था। तो जस्टिस एजाज़ अफजल कहते हैं कि मेरे समेत जो बाकी 2 जजेस और थे, हमारा ख्याल ये था कि इस हवाले से मज़ीद तहकीकात होनी चाहिए, इस वजह से 3-2 से वो फ़ैसला आया था। और 3-2 से जब वो फ़ैसला आ गया तो उसके बाद जो है वो JIT बनी और JIT के अंदर ये सारे वॉल्यूम सामने आए थे। और जस्टिस एजाज़ अफजल ने यह भी कहा कि मरीम नवाज शरीफ जो है उनका बराह रास्त हर चीज़ से ताल्लुक़ था, वो बेनिफिशरी ओनर भी थी। क्लिबरी फ़ॉन्ट के मामले पर उनका कहना था कि वो दस्तावेज़ उन्होंने 2006 में जमा करवाई और क्लिबरी फ़ॉन्ट को 2006 में अभी तक कमर्शियल नहीं किया गया था। और उसके अलावा ये जो कहा जाता है कि नवाज शरीफ को पनामा के केस में इकामा के ऊपर जो है वो नाअहल किया गया, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। जस्टिस एजाज़ का इस इंटरव्यू के अंदर ये भी कहना था कि सलमान अकरम राजा ने, जो कि एक बड़े चोटी के वकील हैं,
انہوں نے تسلیم کیا کہ میاں صاحب کے اکاؤنٹس میں جو تنخواہ کی رقم تھی وہ منتقل ضرور ہو رہی تھی، مگر وہ انہوں نے کبھی نکلوائی نہیں۔ اور خواجہ حارث نے تحریری جواب میں کہا تھا کہ جنوری 2013 میں نواز شریف نے تنخواہ کی ساری رقم اپنے بیٹے کو واپس کر دی۔ اس تحریری جواب کی وجہ سے میاں صاحب بری طریقے سے پھنس گئے تھے، اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر والیوم 10 جو ہے اس کو پبلک کیا جاتا ہے، آج کیا جاتا ہے یا 10 سال کے بعد کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایسے ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ لوگ حیران و پریشان رہ جائیں گے، کیونکہ یہ جو شریف خاندان ہے اس کے اندر ان کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ایسی چیزیں جو کہ شاید کبھی کسی نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ صرف کرپٹ نہیں ہے، ان کے بہت سارے اور بھی جرائم ہیں جو کہ آج تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔